Hey, I am Ajay and welcome to Yuktira. Now, today our class is more of a factual one. ठीक है, हमारी क्लास आज ज़्यादा फैक्चुअल होगी रेदर देन द कंसेप्चुअल वन. अभी तक हम अपनी कंप्लीट ज्योग्राफी सीरीज में विच इज़ स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर व्हाट, इट इज़ टारगेटेड टुवर्ड्स द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट. हमारे जो अभी तक टॉपिक हमने स्टडी किए हैं ना, वो ज़्यादातर कैसे रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल रहे हैं. So there were more understanding, there were more in depth of all the things. ठीक है, लेकिन आज की क्लास में क्या होने वाला है, इट विल बी मोर ऑफ अ फैक्चुअल वन. ठीक है. सेकेंड थिंग, आज हम ना थोड़ी सी एक्सटेंसिव से स्टडी करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी अ बिट नंबर ऑफ टॉपिक्स. ठीक है, और ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे उन टॉपिक्स की. ठीक है, बिकॉज वी हैव टू स्टे एग्जाम ओरिएंटेड, राइट. बट एट द सेम टाइम हमें बेसिक्स पे भी ध्यान देना है. नंबर वन, एग्ज़ाम पर हम ध्यान दे ही रहे हैं. सुन रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो इस चीज़ को. एग्ज़ाम पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, बेसिक्स पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, एंड वी आर डूइंग द एडवांस पार्ट एज वेल. ठीक है, तो अपनी क्लास में अब जो ये तुम क्लास ये वॉच कर रहे हो, ठीक है, अपने पूरे 100% फोकस के साथ, ठीक है, इस क्लास को देखना, राइट. इसको देखने के बाद द नोट्स दैट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, you know the link is in the description, go check it out. That is the second step. थर्ड स्टेप में हमेशा क्या बताता हूँ, चलो बताओ, what is the third step? It is the revision, revision and the revision. ठीक है, तो थर्ड स्टेप के भी भाई 3 पार्ट्स हो गए और तीनों में सेम ही चीज़ है, रिविजन रिविजन एंड रिविजन. नाउ मेक श्योर कि फर्स्ट स्टेप के साथ ना ये बस थर्ड स्टेप मिस ना हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, और सबसे क्रिटिकल यही स्टेप है, राइट. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द ओशंस. देन वी आर गोइंग टू सी सम थिंग्स अबाउट द कॉन्टिनेंट्स, कुछ कंट्रीज को देखेंगे. ठीक है, कंट्रीज के बॉर्डर्स को वी विल स्टडी, सम इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स वी विल अंडरस्टैंड, एंड फाइनली वी विल बी लुकिंग एट सम ऑफ द रीजन्स. ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है ना, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना. तो इसका ये मतलब नहीं है कि लास्ट में स्किप कर दो, ठीक है, या फिर ध्यान लास्ट में देना. तुम्हें पता है यू आर अ सीरियस वन, राइट. तो अब इस कंप्लीट प्रॉपर इसको शुरू करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, जो हम कभी करते भी नहीं है. तो इस चीज़ को शुरू करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस कंप्लीट टॉपिक इज ऑल अबाउट. सबसे पहले आएंगे ओशंस पर. ठीक है, क्या है ओशंस? दे आर अ बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर. सिंपल सी बात है. ठीक है, स्टार्टिंग में एक दो चीज़ें बेसिक बताऊंगा सो दैट यू डोंट फील आउट ऑफ द बॉक्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, तो इट इज़ अ बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर. ठीक है, कितना एरिया कवर करते हैं ऑफ द अर्थ? दे कवर 70.8% ऑफ द अर्थ. ये बात हमको पता है. तो ऑलमोस्ट 71%, ठीक है, कितना, अराउंड 71% ऑफ द एरिया ऑफ द अर्थ बिलोंग्स टू द ओशंस. ठीक है, सो इट इज़ अ बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर. कितने हमारे मेजर ओशंस हैं? हाउ मेनी मेजर ओशंस आर देयर? ठीक है, वी हैव हाउ मेनी, वी हैव 5 सच मेजर ओशंस. पता है, अगेन सिंपल सी बात है. इट इज़ द पैसिफिक नंबर 1, फॉलोड बाय द अटलांटिक, द इंडियन ओशन. फिर आता है कौन सा? इट इज़ द एंटार्क्टिक ओशन. एंटार्क्टिक ओशन को हम सदर्न ओशन भी बोलते हैं. बोलते हैं नहीं बोलते हैं? देखो भाई, एक 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 सेकंड के लिए, एक सेकंड दो मुझे. इस क्लास को ना, सी आई कैन नॉट सी यू, ठीक है, बट यू आर लिसनिंग टू मी. इस क्लास को इंटरेक्टिव रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. ठीक है, ट्राई टू मेक श्योर दिस इज इंटरेक्टिव. हाउ यू विल मेक श्योर? जस्ट टॉक टू मी. ठीक है, ओके. पैसिफिक है सबसे पहले, दूसरे पे इट इज अटलांटिक. चाहे कितनी भी सिंपल सी चीज़ हो ना, जस्ट टॉक टू मी रिगार्डिंग इट. ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट द होल ऑफ ज्योग्राफी. एक भी पॉइंट को भाई, एक भी पॉइंट को मिस नहीं होगा. ना ही एनसीईआरटी की यूज़ होगा, मैंने पहले ही बताया है. ठीक है, ना ही तुम्हें किसी स्टडी मटेरियल का यूज़ करना होगा. ठीक है, ना ही किसी रेफरेंस बुक को. ठीक है, एंड मैंने तुम्हें ये भी बताया था, नॉट इवन एटलस विल बी रिक्वायर्ड फॉर ज्योग्राफी. ठीक है, यू कैन 100% रिलाई ऑन दीज नोट्स. ठीक है, यू कैन 100% रिलाई ऑन दीज क्लासेस. ठीक है, और बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से लेके सभी फाउंडेशन, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ. ठीक है, वी आर गोइंग टू डू द ऑल द एडवांस पोर्शन एज वेल. ठीक है, और एक भी पॉइंटर, सब टॉपिक या टॉपिक मिस नहीं होगा. ठीक है, तो इसी के साथ कंटिन्यू रखना. बस ये बीच में बस ऐसे बताया है कि सो दैट यू फील मोर कनेक्टेड टू व्हाट यू आर वॉचिंग.
ठीक है, थोड़ा सा अपने आप में ना जोश लाओ उस चीज़ का। तो हमारे क्या मेजर ओशन है भाई, 2-3 बार हो चुका है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, ये 3 है। उसके बाद एंटार्क्टिक ओशन है, एंटार्क्टिक ओशन को हम सदर्न ओशन भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज ये कहाँ पर लोकेटेड है, साउथ पोल पर लोकेटेड है, दिस इज लोकेटेड एट द साउथ पोल। और फिर लास्ट में आता है आर्कटिक ओशन। लास्ट में क्यों आता है, बिकॉज ये पूरी की पूरी जो कंप्लीट लिस्ट है ना, ये कंप्लीट जो लिस्ट है, इट इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा होगा, विच वन विल बी द लार्जेस्ट ओशन, इट विल बी द पैसिफिक, followed by the Atlantic and the Indian, ठीक है, then will come the Antarctic or the Southern Ocean, and finally it will be what, the Arctic Ocean, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। सेकंड थिंग, हमारा पूरा का पूरा ना अब जो ध्यान है वो इस इमेज पर लेकर आना है हमें, ठीक है, और इस इमेज को भी एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग। फाइन, सबसे पहले ना तुम एक बार इस चीज़ को समझो कि ये हमारा लैंड का पोर्शन है, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा ऐसे जाके ना इट विल गो लाइक दिस, ठीक है, फाइन, इट विल गो लाइक दिस, एंड वो ऐसे ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अब ये क्या ड्रॉ किया है और ये क्या सिस्टम है पूरा का पूरा, इस चीज़ को देख लो। ये मान लो सपोज दिस इज द एरिया वेयर द वाटर इज देयर, दिस इज द ओशन एरिया, राइट। अब क्या है ना, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल बाय द टू बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, विच इज द मून एंड द सन, ठीक है, ये दोनों के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होता है, देयर आर हाई टाइड्स, ठीक है, एंड देयर आर लो टाइड्स। बेसिक पता है ना कि टाइड्स आते हैं, ठीक है, कि जो वाटर लेवल है वो राइज करता है, जो वाटर लेवल है वो हाई टाइड में राइज करेगा। तो जब ये राइज करेगा ना तो ये वाटर लेवल आ जाता है इस एरिया में, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा राइज कर गया तो ये वाला लैंड वाला एरिया, दिस इज द लैंड एरिया, ठीक है, और ये वाला इधर है सी फ्लोर एरिया, दिस इज द सी फ्लोर एरिया, फाइन, दिस इज द ओपन ओशन, दिस इज द ओपन ओशन, फाइन। तो ये अब 2-3 चीजें मैंने तुम्हें बता दी, ओके। अब ये यहाँ पर क्या आ गया, दिस इज द हाई टाइड, फाइन। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, जब इस एरिया में, अब एक बार पहले तो ये देखो, ये जब हाई टाइड आई तो पानी कहाँ तक आ गया, तो मैं उसको मार्क कर देता हूँ, वो मान लो इस लोकेशन तक वो पानी आ गया। अब इस एरिया में लो टाइड आएगा, इट मीन्स दिस वाटर विल गो अ लिटिल बिट डाउन, ठीक है, और ये वाटर मान लो इस एरिया तक आ जाएगा, यहाँ तक, ठीक है, तो मैं इस पोजीशन को भी मार्क कर देता हूँ, फाइन। अब ये जो फर्स्ट वाली पोजीशन थी ये कब पोजीशन आई, दिस इज द हाई टाइड एरिया, राइट, एंड द सेकेंड वन इट इज द लो टाइड एरिया। अब जो ये बीच में एरिया है, ये वाला जो एरिया है, this complete area will be known as what, this will be known as the intertidal zone, it will be known as intertidal zone, ठीक है। दो हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बीच में वाला जो एरिया बनेगा, कोस्ट वाला एरिया, दैट इज नोन एज द इंटरटाइडल जोन, फाइन, दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो भी हमारा कॉन्टिनेंट वाला एरिया होता है ना, जो भी हमारा कॉन्टिनेंट होता है, उसके बाद हमारे पास जिस एरिया में शेलो वाटर होता है, ठीक है, यहाँ पर इस एरिया में क्या है, दिस इज द शेलो वाटर, ठीक है, और ये है डेप्थ वाला वाटर, दिस इज डीप वाटर। तो यहाँ पर क्या होगा ना, व्हाट विल हैपन इन दिस एरिया, दिस इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फाइन, ओके। इसके आगे दिस एरिया ओवर हेयर, ये वाली जो बेल्ट है, ठीक है, विच इज इन द रेड नाउ, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद आता है डीप सी प्लेन, एबिसल प्लेन, फिर कुछ ट्रेंचेस आ जाते हैं, ठीक है, हम उसमें वहां पर नहीं जाएंगे, जो हमारा काम है ना उस चीज को देखते हैं आज के चैप्टर के लिए। ये आएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। अब आई एम टेलिंग यू कि लो टाइड एरिया से लेकर, लो टाइड के पॉइंट से लेकर जहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होती है, उस वाले एरिया को हम बोलते हैं नेरेटिक जोन, उसको हम क्या बोलते हैं, नेरेटिक जोन, ठीक है, समझ में आ गया। तो 2 चीजें बताइए ना अभी तक, सिर्फ क्या क्या, एक इंटरटाइडल जोन, हाई टाइड के एरिया से लेकर लो टाइड का कोस्टल एरिया को बोलते हैं, लो टाइड वाले पॉइंट से जहां तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ जाती है, दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जहां तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ जाती है उस एरिया तक हम इसको बोलते हैं नेरेटिक जोन। अब नेरेटिक जोन में व्हाट विल हैपन,
देयर विल बी शैलो वाटर, है या नहीं शैलो वाटर, ज़्यादा गहरा तो नहीं है, तो ज़्यादा गहरा नहीं तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट विल बी नोन एज द शैलो वाटर। सेकंड, प्रॉपर इस एरिया में जो सनलाइट आएगी, ठीक है, जो भी प्रॉपर सनलाइट आएगी वो डीप ऐसे आराम से पेनिट्रेट कर सकती है इस एरिया में जो भी सनलाइट आएगी, ठीक है। डीप वाले ओशन में ज़्यादा अंदर तक सनलाइट नहीं जा सकती, पता है ना इस चीज़ का, ओके। ये वाली लो टाइड वाले पॉइंट से लेकर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां तक खत्म हुआ है, इस जोन को हम बोलते हैं नेरेटिक जोन। और इसकी दो खास बात क्या है, वन, दिस इज शैलो एरिया, यहाँ पर क्योंकि प्रॉपर सनलाइट होती है तो यहाँ पर क्या पॉसिबल है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ओवर हेयर, देयर विल बी मोर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, देयर विल बी मोर फोटोसिंथेसिस, तो प्रॉपर यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह फूड वगैरह प्रिपेयर होगा, ठीक है, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी इस एरिया में, गॉट इट, फाइन। अब ये पूरा का पूरा जो डीप ओशन पूरा का पूरा वाटर बच गया, ठीक है, ये जो ओपन ओशन बच गया, दिस वन, दिस ओपन ओशन, दिस इज नोन एज द पेलेजिक जोन, इसको क्या बोलेंगे हम, पेलेजिक जोन। समझ में आई ये तीनों के तीनों। फर्स्ट वन, ये हमारा कोस्टल एरिया है, यहाँ पर सबसे पहले आएगा इंटरटाइडल जोन, फिर आएगी देयर विल बी नेरेटिक जोन, एंड देन इट विल बी द ओशन एरिया, एंड दिस ओशन एरिया विल बी नोन एज व्हाट, दिस विल बी नोन एज द पेलेजिक जोन, ठीक है, पेलेजिक जोन, फाइन। अब ये हम करने क्या लग रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, ठीक है, आराम से समझो, देयर इज नो रश रिगार्डिंग दीज थिंग्स। अब हमने अपने पूरे जो ये जो वाटर वाला जो एरिया है, ठीक है, हमने एक तो उसको ऐसे करके हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर लिया, हमने किया। सबसे पहले इट इज़ द इंटरटाइडल जोन, पता है तुमको, सेकंड इट इज़ द नेरेटिक जोन, ये भी पता है, ठीक है, एंड थर्ड वन इज द ओशियनिक जोन, ऑल्सो नोन एज व्हाट, ऑल्सो नोन एज द पेलेजिक जोन, ठीक है, तीनों समझ में आ गई। अब हमने अपनी जो ओशियनिक जोन है, ठीक है, जिसको हम ओपन सी या फिर जिसको हम पेलेजिक जोन भी बोल रहे हैं, अब हम उसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं, वी आर नाउ डिवाइडिंग इट वर्टिकली, ठीक है, हमने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट उसकी जोन्स बना दी। नाउ व्हाई वी आर मेकिंग दी जोन्स, बिकॉज जो भी सी वाटर है, ठीक है, जो भी सी वाटर है, क्या हर जगह टेम्परेचर सेम है, नहीं, सैलिनिटी क्या हर जगह सेम है, वो भी नहीं होगा, जो वाटर का पीएच लेवल है क्या वो सेम है, वो भी नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग सॉल्ट्स जो है वो डिजोल्व है, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो ओशन है, ठीक है, उसमें किसी एरिया तक सनलाइट ज़्यादा आएगी, किसी एरिया तक सनलाइट कम आएगी, ठीक है, किसी में बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आएगी, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सॉल्ट वाटर एट डिफरेंट डेप्थ्स। तो डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ्स पर जो हमारा जो सी वाटर है, हम उसको बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन डिस्क्राइब इट, ठीक है। इस डिवीजन को, इस क्रिएशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द ओशियनिक वाटर कॉलम, दिस इज नोन एज द ओशियनिक वाटर कॉलम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ओपन ओशन के बारे में मैंने बता दिया, इट इज द पेलेजिक जोन, बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं आएगा। नाउ इस पूरे पेलेजिक जोन को ना, इस कंप्लीट पेलेजिक जोन को मैं बेसिकली दो एरियाज में मेजरली डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। दो एरिया सबसे पहले तो कौन से होंगे, वन विल बी द फोटिक जोन एंड सेकेंड वन विल बी द एफोटिक जोन। तो मैंने सबसे पहले पेलेजिक जोन में दो डिविजन्स क्रिएट करे, फोटिक जोन की एंड एफोटिक जोन की। अब इनके नाम को ही देखो, फोटिक मीन्स जिस एरिया में सनलाइट रिसीव हो रही है, ठीक है, जिस एरिया में एम्पल सनलाइट रिसीव हो रही है। एफोटिक इट मीन्स सनलाइट रिसीव नहीं हो रही। द फोटिक जोन, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द एपीपेलेजिक जोन, ठीक है, एपीपेलेजिक जोन। नाउ दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द वाटर, ठीक है, पूरे वाटर की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, ओपन ओशन की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज द एपीपेलेजिक जोन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द फोटिक जोन, ठीक है। सनलाइट कैसी रिसीव होगी, इट विल रिसीव द सनलाइट, यस और नो, हेलो, हाँ सनलाइट रिसीव होगी, बिल्कुल होगी। तो अगर सनलाइट रिसीव हो रही है तो इस एरिया में फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन्स, जो सी में जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट द फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये सब एक्टिविटीज यहां पर हो रही हैं, एंड दिस इज द फोटिक जोन।
एक चीज समझ में आ गई? ओके। फोटिक जोन को भी मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर उसको डिटेल में डिवाइड करना है तो उसको डिवाइड किया जा सकता है फोटिक जोन को। यूफोटिक जोन जिसकी मैंने अभी बात करी, एंड सेकेंड वन डिसफोटिक जोन, ठीक है। ये वो जोन है जहां पर इनफ लाइट रिसीव होती है, ठीक है। इनफ लाइट इसके लिए कि नेट फोटोसिंथेसिस होता है। नाउ अब ये नेट फोटोसिंथेसिस क्या है? सी, जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ठीक है, बेसिक में समझो प्लांट्स हैं ये, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स ना, ये सारी चीज़ें हम एनवायरनमेंट में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इनको प्लांट कंसिडर करो, सिंपल ऑर्गेनिजम्स को। ये प्लांट्स क्या करते हैं? एनर्जी का यूज़ करके ये फूड बनाते हैं, लेकिन इस प्रिपरेशन के प्रोसेस में इनसे कुछ एनर्जी भी इनकी यूज़ होती है, ठीक है। अब सोच के देखो कि जो ये फूड बना रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ उसको बनाने में, रेस्पिरेशन में, ठीक है, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें एनर्जी लगती है, फाइन। तो अगर जो फूड बनाया है अगर वो ज़्यादा हो, ठीक है, रेस्पिरेशन में थोड़ी एनर्जी खत्म हो गई, बाकी क्या हुआ? बाकी जो फूड है वो प्लांट के पास बचेगा, एंड द प्लांट्स विल ग्रो मोर, द प्लांट्स विल ग्रो मोर, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो यूफोटिक जोन में क्या होगा? बिकॉज देर इज इनफ लाइट, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, राइट, करेक्ट। अब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ज़्यादा क्या प्रिपेयर होगा? फूड प्रिपेयर होगा, एनर्जी कुछ यूटिलाइज होगी, उसको हम हटा देंगे, और हमारे पास जो एनर्जी बचेगी, यानी प्लांट के पास जो बचेगा, दैट विल बी द नेट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो वो उस फूड का या उस एनर्जी का यूज करके दे विल डू व्हाट? दे विल ग्रो मोर एंड मोर। इसलिए जो यूफोटिक जोन होती है, विच इज दिस पार्ट, फोटिक जोन का एक अपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होती है, समझ गए। अब इसका सेकेंड वाला पार्ट विच इज द डिस्फोटिक जोन, ठीक है, कौन सी जोन है? डिस्फोटिक, या हम इसको बोल सकते हैं ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट तुमको पता ही है कि सनसेट के, ठीक है, सनसेट के और बिल्कुल डार्क के बीच में, ठीक है, जो थोड़ा सा ऐसे शाम टाइप का बिल्कुल जो टाइम होता है, फाइन, तो उसमें है ना थोड़ी थोड़ी लाइट रहती है, यू हैव सीन, उसमें ना कुछ कुछ लाइट रहेगी, कंप्लीटली डार्क भी नहीं होगा, देयर विल बी ओनली सम लाइट। तो इस फोटिक जोन का ना ये जो लास्ट वाला जो सेक्शन है, दिस सेक्शन, जो ना कंप्लीटली डार्क है, ठीक है, ना तो वो एफोटिक का पार्ट है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ एफोटिक, कुछ लाइट है उसके अंदर, ठीक है, बट वो इतनी ज्यादा लाइट नहीं है, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे भाई? उस एरिया को हम बोलेंगे डिस्फोटिक जोन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज दी ट्वाइलाइट जोन। इसमें क्या होगा? जो भी प्रीडेटर्स वगैरह होंगे, जो भी मरीन एनिमल्स वगैरह होंगे, दे कैन बेसिकली सी, इतनी लाइट होगी दैट दे कैन सी, बट द रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन विल बी हायर देन द फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन विल बी हायर देन फोटोसिंथेसिस। इसमें एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है और एनर्जी बन कम रही है। एनर्जी क्यों कम बन रही है? ठीक है, बिकॉज ऑफ जो यहाँ पर जो लाइट है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या डिस्फोटिक जोन में नेट फोटोसिंथेसिस होगा? नेट पॉजिटिव फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा ना, ठीक है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा यूज होगी एंड फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है, ठीक है। तो वो जीरो या नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, द एनर्जी विल बी लेस और ग्रोथ भी लेस होगी। तो ये दोनों चीज़ें होंगी, दे बोथ आर पार्ट ऑफ व्हाट? दे बोथ आर पार्ट ऑफ द फोटिक जोन, ठीक है। एक ये वाला पार्ट है एंड दिस इज द सेकेंड विच इज द डिस्फोटिक जोन। अब हम नीचे वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अब इस पार्ट को देखो, विच इज द एफोटिक जोन। देखो भाई, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, ठीक है। टाइम की तरफ मत देखो, पहली बात तो डोंट लुक एट द टाइम, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तुम्हारा फ्लो बनेगा। रिवीजन तुम प्रॉपर कर ही रहे हो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से करते रहो बस, और इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना है और ना तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है भाई। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एफोटिक जोन। अब इसका नाम ही एफोटिक है, इट मीन्स यहाँ पर लाइट या तो बिल्कुल ऑलमोस्ट नो लाइट है, या बिल्कुल 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 माइन्यूट अमाउंट में लाइट है, ठीक है। तो जो भी
ये जो डेप्थ होती है एफोटिक जोन की, ये वाला जो जोन है, तो जितनी भी यहाँ पर सनलाइट आएगी, जितनी भी यहाँ पर सनलाइट आएगी, उस सनलाइट का अराउंड 1% और वी कैन से लेस देन 1%, ठीक है, वो इस एरिया में पेनिट्रेट कर पाती है, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ लाइट जो फोटिक जोन में जो टोटल अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव होगी, उसका लेस देन 1% ही क्या होता है, एफोटिक जोन में पहुंच पाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको एफोटिक जोन बोलते हैं। समझ में आ गया, लिटिल और दी नो सनलाइट, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज सबसे ज्यादा है, यहाँ पर है बायोल्यूमिनेसेंस ज्यादा है मोर देन दी सनलाइट। सनलाइट तो है नहीं, तो एरिया मोस्टली डार्क रहेगा, एरिया मोस्टली क्या रहेगा, डार्क रहेगा। तो यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे शो द एक्टिविटी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। व्हाट विल हैपन इन द बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, उनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक है, उनकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, एंड वहाँ से वी विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ लाइट, ठीक है। तो व्हाट दे विल डू, ये कुछ ऐसे होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट दे गिव लाइट और दे प्रोड्यूस लाइट, ठीक है। समझ में आ गया, तो केमिकल रिएक्शंस है नंबर वन थिंग। बायो वर्ड क्यों हम यूज करने लग रहे हैं, बिकॉज इट इज डन बाय लिविंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, अच्छा बैक्टीरियाज वगैरह ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, बिगर वन भी इंक्लूड हो सकते हैं विच इज द जेलीफिश, ठीक है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं कि जो बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमिना शो करते हैं। फाइन, इसमें क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए बस इतना ज़रूर याद रख सकते हो, ठीक है। मैं एक 1%, बिल्कुल बिल्कुल 1% थोड़ा सा इसके ऊपर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। मे बी ये यूज़ आएगा नहीं आएगा, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है। इस एंजाइम का तुम्हें नाम याद रखना है, विच इज द लूसीफरेस, लूसीफरेस, ठीक है। इससे ये जो एंजाइम है लूसीफरेस, ठीक है, ये करते हैं एंड इट क्रिएट्स अ सब्सटेंस, ठीक है। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, इट क्रिएट्स अ सब्सटेंस। अब नाम याद करना इतना मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज द नेम्स आर सिमिलर, इट इज द लूसीफेरिन, ठीक है, लूसीफेरिन, ठीक है। बस इतना इसको नाम याद रख सकते हो कि अगर इफ़ यू आर आस्क्ड, बिकॉज आई वोंट गो इनटू दैट, ठीक है, वो कैसे वो प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, बिकॉज ना तो एग्ज़ाम में, ठीक है, और ना बिल्कुल बेसिक लेवल पे, ना एग्ज़ाम के लेवल से और ना एडवांस लेवल से, किसी भी लेवल से, ठीक है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल करके चलेंगे भाई, हमको जो पढ़ना है ना वो लिमिटेड भी पढ़ना है लेकिन सही भी पढ़ना है, राइट। तो बायोल्यूमिनेसेंस में कौन सा एंजाइम ज़्यादा, तुम्हें ये वर्ड मिल सकता है, तुम्हें एक लूसीफरेस वर्ड मिल सकता है, और ये रिलेटेड, इसका रिलेशन किस चीज़ से है, बायोल्यूमिनेसेंस से। अब है ना, एक और चीज़ बता देता हूँ, आगे भी बहुत लेक्चर्स देखने हैं तुम्हें, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखने हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करना, आई विल कीप ऑन रिपीटिंग द थिंग्स, ठीक है, मैं चीज़ों को ना रिपीट करूँगा। दिस इज़ यू नो दिस इज़ बीइंग डन सो दैट उस चीज़ के साथ या उस कॉन्सेप्ट के साथ या उस वर्ड के साथ, ठीक है, यू कैन हियर इट नंबर ऑफ टाइम्स। मैं एक बार बता के निकल जाऊंगा आगे, ठीक है, फिर बाद में उसको बार बार देखते रहोगे, ठीक है, वी डोंट हैव टू डू दिस। तो इसकी ना थोड़ी सी आदत डाल लो, इफ़ यू ना अभी तक अगर तुम इफ़ यू आर कनेक्टेड विद मी, ठीक है, इस चीज़ की आदत डालो, आई विल कीप ऑन डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ताकि क्लास में ही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद रह सके। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो लूसीफरेस वर्ड याद रह जाएगा, ये इसका किससे रिलेशन है, बायोल्यूमिनेसेंस से। बायोल्यूमिनेसेंस में क्या होता है भाई, सिंपल सा, कि भाई जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है, उसमें से लाइट निकलती है, जैसे फायर फ्लाई होता है, ठीक है, यू हैव सीन फायर फ्लाई ना। तो उनका जो बैक वाला जो पोर्शन होता है, जो टेल टाइप का पोर्शन होता है, वो क्या करता है, जुगनू, ठीक है, तो वो लाइट करता है, तो दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये किस एरिया में हो रहा है, दिस इज इन द एफोटिक जोन। समझ में आ गया। अब इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तुमने ये वर्ड को रीड कर लिया है, इतना ही काफ़ी है। बाकी जितना भी है ना, मतलब इससे जो भी चीज़ें रिलेटेड होंगी, ठीक है, टॉक टू मी, आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ओनली, टॉक टू मी। ये जितनी भी चीज़ें होंगी ना, उनको हम एनवायरमेंट
एंड इकोलॉजी में, ठीक है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम इन सभी चीज़ों के साथ डील करेंगे और भी डिटेल में। फाइन, ओके। दो चीज़ें होगी हमारे पास, फोटिक जोन भी होगा, एफोटिक जोन भी होगा। दीज बोथ आर पार्ट ऑफ व्हाट, द पेलेजिक जोन, ठीक है। अब पेलेजिक जोन का अब तुम ये देखोगे एबिसल जोन। एबिसल जोन होती है जो डीप ओशियन वाला एरिया होता है, उसको एबिसल बोलते हैं, एबिसल जोन बोलते हैं उसको। तो एबिसल वर्ड किसके लिए यूज होता है? डीप ओशन वाले एरिया के लिए। किसके लिए? डीप ओशन वाले एरिया के लिए क्या वर्ड यूज होता है? एबिसल यूज होता है। फाइन, अब इस एबिसल जोन की तरफ आ जाओ और यहाँ पर तुम्हें ना दो वर्ड्स मिलेंगे, डिमर्सल जोन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द बेंथिक जोन, ठीक है। डिमर्सल जोन एंड द बेंथिक जोन। डिमर्सल जोन में क्या है? व्हाट इज इन द डिमर्सल जोन, ठीक है, इट इज नियर द सी बेड और द बेंथिक जोन, कि जो बॉटम वाला जो एरिया होगा, ठीक है, जो बिल्कुल बॉटम वाला एरिया होगा, विच इज द एरिया वेयर ऑल द सेडिमेंट्स आर देयर, ठीक है, ओशन के सेडिमेंट्स है, या फिर सब सरफेस लेयर, ठीक है, ये नीचे वाली जो यहाँ की जो सब सरफेस लेयर होगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेयर को हम बोलते हैं बेंथिक जोन। क्या बोलते हैं हम इसको? बेंथिक जोन। तो ये लास्ट वाला एरिया होगा, बिल्कुल बिल्कुल डेप्थ वाला एरिया जो होगा, दैट विल बी नोन एज द बेंथिक जोन। इट इज द लोएस्ट लेवल। ये कौन सा एरिया होता है? जहां पर सेडिमेंट्स या सब सरफेस लेयर यानी सरफेस के जो नीचे वाली जो लेयर है वो, और जो ये है, ठीक है, सेडिमेंट्स वाला जो एरिया है, ये दोनों किसके अंदर काउंट होंगे? बेंथिक जोन के अंदर। यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बिल्कुल ऑर्गेनिजम्स इसके ऐसे ऊपर क्रोल करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, इसके टच में रहकर मूव करते हैं, ठीक है। दे आर नोन एज द बॉटम ड्वेलर्स, जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द ओशन में रहते हैं, ठीक है। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो नोन एज बेंथोस। दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो नोन एज बेंथोस। भाई साथ साथ पढ़ते रहो इन चीज़ों को, ट्रस्ट मी, लास्ट तक जब तक आओगे ना, यू विल बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स। अगर सिर्फ बातें भी ध्यान से सुन लोगे ना, तो उनसे भी बात बन जाएगी। अच्छा, पहले बेंथिक जोन क्यों बताया, ठीक है। अब बेंथिक जोन के जस्ट ऊपर, बेंथिक जोन के जस्ट ऊपर आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट द डिमर्सल जोन। कौन सी जोन? डिमर्सल जोन, ठीक है। इसकी ये देखो, डिमर्सल जोन इज नियर द सी बेड, ठीक है, और सी बेड को हम क्या बोल सकते हैं? बेंथिक जोन। अभी बात की ना, देखो ये सी बेड वाला एरिया, दिस इज द सी फ्लोर और द सी बेड वाला एरिया, ठीक है। डिमर्सल जोन की वेरिएबल डेप्थ हो सकती है, ठीक है, डिमर्सल जोन की वेरिएबल डेप्थ हो सकती है, कुड बी इन द फोटिक और द एफोटिक जोन, ठीक है। अब बेंथिक तो बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट हो गया, बेंथिक कौन सा पार्ट हो गया? लास्ट वाला, उसके जस्ट ऊपर जो वाला पार्ट आएगा, ठीक है। अब अगर ज्यादा डेप्थ नहीं हुई, ज्यादा डेप्थ नहीं हुई, तो ये एरिया फोटिक जोन के अंदर भी काउंट हो सकता है, ज्यादा डेप्थ नहीं हुई तो, ठीक है। और अगर ज्यादा डेप्थ हुई तो फोटिक जोन ऊपर रह जाएगा, एफोटिक जोन में काउंट हो जाएगा। कौन सा? डिमर्सल वाला एरिया। फाइन, और जो बिल्कुल सी बेड वाला एरिया होगा, दैट विल बी द बेंथिक जोन, ठीक है। क्वेश्चंस को आराम से डील कर पाओगे, ठीक है, क्वेश्चंस को आराम से डील कर पाओगे। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। ज्यादा तेज तो नहीं जा रहे ना? हाँ, ठीक है। फिर तो नेक्स्ट, इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोफंडल जोन। इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोफंडल जोन when we will study ecology and everything, ठीक है। तो उसमें ना हम लेक्स वगैरह के, पॉन्ड्स वगैरह के ना इकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे अभी हम ये सारी की सारी जितनी भी ये क्या है, ठीक है, ये हमने ऐसे इसको डिवाइड कर रखा है ना पूरे के पूरे ओशन को। फाइन, तो अलग अलग फोटिक, एफोटिक में जोन में डिवाइड कर रखा है, वैसे ही हम डिवाइड करते हैं लेक्स वगैरह को, और वहाँ पर ये वर्ड आएगा द प्रोफंडल जोन, ठीक है। कौन सा वर्ड आएगा? प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन को बस इतना याद रखो, व्हाट यू कैन कीप इन योर माइंड रिगार्डिंग द प्रोफंडल जोन, दैट इट इज द डीप कोल्ड एरिया, ठीक है, डीप कोल्ड एरिया, ठीक है। और होता भी कैसा है? इट इज ज्यादातर कौन सा होता है? इट इज एफोटिक। ज्यादातर यहाँ पर लाइट नहीं आती, प्रोफंडल जोन। तो प्रोफंडल जोन किसी भी लेक वगैरह के जो बॉटम वाला जो एरिया होगा, वहां पर आपको प्रोफंडल जोन मिलेगी, ठीक है। डिमर्सल जोन भी तो वहीं पर ही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि डिमर्सल जोन इज बेसिकली पार्ट ऑफ द प्रोफंडल जोन। सिंपल सा, बस इतना, ज्यादा उसमें
एंट्री लेने की वो नहीं है, बिकॉज अभी जैसे मैंने बताया एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का वेट करो, ठीक है, पहले इस पे ध्यान दो। अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा वो कर देता हूँ। अब जो पूरा का पूरा बेस है इस चैप्टर के रिगार्डिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड, अब आएंगे फैक्ट्स के बाद फैक्ट्स आएंगे, ठीक है, एंड आई विल सी कि हाउ क्विकली यू कैन रिमेंबर ईच एंड एवरी फैक्ट, ठीक है। तो चैलेंज उठा लो कि अब कितनी भी स्पीड पे तुम इस लेक्चर को सुन रहे हो, ठीक है, चैलेंज इज कि वेदर बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी फैक्ट और नॉट, ठीक है, दिस इज द चैलेंज। ओशन का तुमने कंप्लीटली समझ लिया, ओपन ओशन को हम पैलिसिक जोन बोलते हैं। हमने नेरेटिक और इंटरटाइडल देख लिया। पैलिसिक जोन को दो में डिवाइड करा, बता दो किस किस में, फोटिक एंड एफोटिक, ठीक है। अब फोटिक है और एफोटिक है, उसके बाद वाला जो लास्ट वाले जो एरियाज बचेंगे, ठीक है, आएंगे तो वो एफोटिक में ही ना, डेमर्सल, और फाइनली जो बिल्कुल डीप सेडिमेंट्स वाला जो एरिया बचेगा दैट विल बी द बेंथिक जोन। क्लियर हो गए, डेमर्सल जोन एंड द बेंथिक जोन। डायरेक्टली ओशन वाले एरियाज पर मूव करते हैं, ठीक है, और क्विकली पांचों के पांच जो हमारे ये ओशंस हैं इनको स्टडी करते हैं, और इनके बारे में जो सबसे क्रिटिकल फैक्ट्स होते हैं ना, हम उन क्रिटिकल फैक्ट्स को एक बार नोट करते हैं, फाइन, और उनको लर्न करेंगे साथ के साथ, ठीक है। सो दिस विल बी आवर चैलेंज। ओके, सबसे पहले क्या है, द लार्जेस्ट ओशन विच इज द पैसिफिक ओशन, ठीक है, समवेयर अराउंड 46% अर्थ का जो वाटर सरफेस है, ठीक है, अर्थ का जो वाटर सरफेस है, उस वाटर सरफेस का 46% किसके पास है, पैसिफिक ओशन का। और अर्थ के सरफेस का, ठीक है, जो अर्थ का जो टोटल सरफेस है उसका 32% इट इज दी कवर्ड बाय द पैसिफिक ओशन। दिस इज हाउ लार्ज दिस इज, ठीक है। सबसे खास बात इसकी क्या है पैसिफिक ओशन की, वो ये है दैट इट कंटेन्स द ओशियनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, ठीक है, ओशियनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब ये देख, वर्ड देखो, ओशियनिक पोल, ठीक है, यानी ये ओशन के अंदर प्रेजेंट है। कौन सा ओशन, पैसिफिक ओशन, ठीक है, इनएक्सेसिबिलिटी, ठीक है। अब नाउ एज यू कैन सी इन द इमेज, ठीक है, अब इस इमेज को देखो। अब जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट नीमो, ठीक है, पॉइंट नीमो, ठीक है। क्या खास बात है इस पॉइंट नीमो की, ये सबसे ज्यादा रिमोट लोकेशन है ओशन के अंदर। कैसी लोकेशन है, रिमोट लोकेशन, रिमोट मतलब दूर। इट मीन्स आप किसी भी ऐसे डायरेक्शन में चले जाओ, जो नियरेस्ट जो लैंड होगा, नियरेस्ट जो लैंड होगा वो भी इतना ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी द रिमोट लोकेशन। ये ऐसी रिमोट लोकेशन है कि जो नियरेस्ट लैंड है वो भी समवेयर अराउंड नियर अराउंड 2500 किलोमीटर्स, ठीक है। ये अलग अलग यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर एंटार्क्टिका का ऐसे करके ये आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो ये कैसी लोकेशन बन गई, इट विल बी अ रिमोट लोकेशन, कि लैंड से काफ़ी दूर है। नियरेस्ट लैंड भी किसी भी डायरेक्शन में वो बहुत ज़्यादा उससे दूर है, दैट्स वाई दिस इज द रिमोटेस्ट लोकेशन इन द ओशियन एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट नीमो, ठीक है। बिकॉज ये, अब ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा फोकस लेकर आओ, ठीक है, बिकॉज ये पोजीशन इतनी ज़्यादा आइसोलेटेड है, ठीक है, इतनी ज़्यादा आइसोलेटेड है, इसलिए जो हमारी अर्थ के आसपास, ठीक है, कोई भी सैटेलाइट है वो है, जब उनको ड्रॉप करना होता है, ठीक है, व्हेन दे आर डेड एंड दे नीड टू बी ड्रॉप्ड बैक इनटू द अर्थ, उनको ड्रॉप भी इसी पॉइंट पर करा जाता है, ठीक है, ताकि किसी को भी हार्म ना हो, ठीक है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा रिमोट लोकेशन है कि आपको यहाँ पर वो किसी को हार्म होगा ही नहीं, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्पेस ग्रेवयार्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस ग्रेवयार्ड, ठीक है भाई, ये चीज़ याद रह जाएगी, वंडरफुल। ये याद रह जाएगा दैट दिस इज द ओशियनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, पॉइंट नीमो, इट इज द प्लेस ऑन इन द ओशन विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द लैंड, ठीक है। पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट, पैसिफिक ओशन का जो डीपेस्ट जो पॉइंट होगा वो एक ट्रेंच वाला एरिया होगा, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अ ट्रेंच, दिस इज अ ट्रेंच। तो वहां पर एक पॉइंट है विच इज द चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप कहाँ पर लोकेटेड, चैलेंजर डीप सबसे पहले तो इस पार्ट ऑफ द मैरियाना ट्रेंच,
चैलेंजर डीप इज द पार्ट ऑफ द मैरियाना ट्रेंच। कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। जितनी भी इमेजेस आ रही हैं, ठीक है, दीज इमेजेस आर फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंटर्स, राइट। तो इस चीज को याद करते चलो। फाइन। तो चैलेंजर डीप इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन। पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है, वैसे भी है मैरियाना ट्रेंच जहां पर है, इट इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, ठीक है, जो अर्थ का, दिस इज द अर्थ, ठीक है, दिस इज द अर्थ, अर्थ का जो सदर्न हेमिस्फेयर वाला पार्ट है, ठीक है, वहां पर जो डीपेस्ट पॉइंट है, सदर्न हेमिस्फेयर का डीपेस्ट पॉइंट क्या है? इट इज द होराइजन डीप। दिस इज लोकेटेड इन द टोंगा ट्रेंच। कहां पर है? टोंगा ट्रेंच, होराइजन, ठीक है, टोंगा ट्रेंच। फाइन। तो सदर्न हेमिस्फेयर का जो डीपेस्ट पॉइंट है, दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। मैंने बोला था स्टार्टिंग में, बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट्स पे बात करेंगे, जो बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए ना, सिर्फ उन पे बात करेंगे, बाकी अपने आप आंसर सोल्व हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अटलांटिक ओशन को देखो। सेकंड इज द अटलांटिक ओशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एज ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। अच्छा वैसे बता दो, नॉर्मली बता दो, ये एज ऑफ डिस्कवरी का पीरियड कब से कब है? एज ऑफ डिस्कवरी का पीरियड कब से कब है? तो ये पीरियड है अराउंड स्टार्टिंग ऑफ द 15th सेंचुरी, ठीक है। तो मोस्टली इट इज समवेयर अराउंड 1418 के टाइम पीरियड की बात है, ठीक है, एंड इट वेंट अप टू द 1620s, ठीक है। सो दिस इज द मेजर टाइम लाइन ऑफ विच पीरियड आई एम टॉकिंग अबाउट, द एज ऑफ डिस्कवरी। क्या डिस्कवर कर रहे थे? कंट्रीज लाइक स्पेन, कंट्रीज लाइक पोर्टुगल, ठीक है, वो उन एरियाज को भी मैप करने लग रहे थे जहां पर आज तक कोई गया नहीं है, ठीक है। तो दे वर ट्राइंग टू फाइंड न्यू ट्रेड रूट्स, ठीक है, दे वर ट्राइंग टू फाइंड न्यू ट्रेड रूट्स। फाइन। किन किन चीज़ों के लिए? गोल्ड के लिए, अलग अलग स्पाइसेस वगैरह ट्रेड के लिए, इन सब चीज़ों के लिए दे वर एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ये वाला पीरियड है द मरीन एक्सप्लोरेशन एंड एवरीथिंग। दिस इज द पीरियड ऑफ द एज ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। एज ऑफ डिस्कवरी के टाइम पे द अटलांटिक ओशन, इट बेसिकली सेपरेटेड द न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड कौन सा मिल गया था? इट इज द नॉर्थ, इट इज द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका, ठीक है। एंड इस न्यू वर्ल्ड को, दिस न्यू वर्ल्ड विच वॉज फाउंड, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट किया गया था ओल्ड वर्ल्ड से, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। दिस इज नोन एज द ओल्ड वर्ल्ड, दिस इज नोन एज द ओल्ड वर्ल्ड एंड दिस वॉज द न्यू वर्ल्ड, ठीक है। प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सबको भी देखेंगे। अभी तुम पहले अपना बिल्कुल बेस क्लियर कर लो कि जो मैं बातें बताता हूँ, यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। एक बार वो कनेक्शन डेवलप हो गया ना, सही में यू विल गेट सो मेनी थिंग्स, ठीक है। एज ऑफ डिस्कवरी वाला पॉइंटर क्लियर हो गया कि अटलांटिक ओशन एज ऑफ डिस्कवरी के टाइम पे न्यू वर्ल्ड को और ओल्ड वर्ल्ड को, ठीक है, क्या करा था? सेपरेट करा था। अटलांटिक ओशन के अंदर प्रेजेंट है दिस सरगासो सी। अब ये सरगासो सी इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है? ठीक है, जो सी वगैरह ये सब होती हैं, किसी न कहीं ना किसी साइड पर इनकी लैंड बाउंड्री होती है। दे हैव अ लैंड बाउंड्री, ठीक है, तो उससे टच होते हैं। सरगासो सी क्या है? इट इज़ द ओनली सी विदाउट टचिंग द लैंड। तो ये भाई ये है कैसे? मतलब लैंड इसके आसपास है नहीं। लुक एट दिस पर्टिकुलर इमेज, ठीक है, इस इमेज को देखो। करंट्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, ओशन करंट्स के बारे में यू हैव सम आइडिया कि हमारा जो ओशन वाटर है वो मूव करता है, ठीक है। दिस इज द अटलांटिक ओशन, ठीक है, बिटवीन द ओल्ड वर्ल्ड एंड द न्यू वर्ल्ड। इस अटलांटिक ओशन में भी यहाँ से इक्वेटर पास होगी, ठीक है, और तुम देखो नदर्न अटलांटिक ओशन को, दिस इज द नदर्न अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एक करंट फ्लो होता है विच इज द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, नोट्स में से इस चीज़ को आराम से डिटेल में देखना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। फाइन। उसके बाद यहाँ पर ये आगे चलता है, इस करंट का नाम होता है एंटिलीज करंट, ठीक है। क्या करंट का नाम है? एंटिलीज। दिस इज द गल्फ स्ट्रीम करंट, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट, एंड यहाँ पर आने के बाद इट इज द कैनेरी करंट, एंड अगेन इट इज द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो ये जो पूरा का पूरा जो मेजर ओशन वाटर है करंट्स में, ठीक है, ये ऐसे टर्न करने लग रहा है एंड इट इज रोटेटिंग लाइक दिस।
तो ये एरिया बिल्कुल क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा. दिस हाईलाइटेड एरिया विल बी आइसोलेटेड. इट इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज द सरगैसो सी, अ सी विदाउट द लैंड. कौन कौन से करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, सेकेंड वन इज द एंटेलीज करंट, थर्ड वन इज द गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड फाइनली द कैनरी करंट. एंड बाद में वो वापस किस पे आ जाता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट पे. तो इन सभी करंट्स के नेम याद रखोगे रिगार्डिंग द सरगैसो सी. जो सी का जो ये नेम है ना सरगैसो, जो सरगैसो नेम है, इट कम्स फ्रॉम द ब्राउन सरगैजम सीवीड. ठीक है, सरगैजम जो सीवीड होती है, ठीक है, तो इस सीवीड से, सरगैजम सीवीड की वजह से इसका क्या नेम आया, सरगैसो सी. तो इट इज द ओनली सी विदाउट एनी लैंड बाउंड्री. ठीक है. व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अटलांटिक ओशन, पैसिफिक का याद है ना, पैसिफिक का याद है, चैलेंजर डीप. सदर्न हेमिस्फेयर में कौन सा है, सदर्न हेमिस्फेयर का डीपेस्ट पॉइंट, इट इज द होराइजन डीप ऑल्सो लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन. ठीक है. अटलांटिक का क्या है, इट इज द प्यूर्टो रिको ट्रेंच. ठीक है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है डीपेस्ट पॉइंट है. दिस इज द नॉर्थ अटलांटिक प्लेट स्लाइडिंग अंडर द कैरेबियन प्लेट. तो नॉर्थ अटलांटिक प्लेट है हमारे सामने, एज यू कैन सी इन द इमेज एज वेल, वो स्लाइड कर रही है अंडर व्हाट, द कैरेबियन प्लेट. जब ऐसे दो प्लेट्स, ठीक है, दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2, ठीक है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दिस इज द स्टेप नंबर 1. ठीक है, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी, एक प्लेट ये ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगी एंड दिस इज द सेकेंड वन. ठीक है, इन एरियाज में ये क्या फॉर्म होंगे, दीज एरियाज, दीज आर द ट्रेंच एरियाज. तो इन एरियाज में जो ट्रेंच होते हैं विच आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन. ठीक है, तो याद रहेगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अटलांटिक. बाद में ना ऐसे दिमाग में एक लिस्ट रखो कि पैसिफिक ओशन का ये था, अटलांटिक ओशन का ये था, ऐसे लर्न रहने चाहिए. ठीक है, सो दिस कैन बी आस्क्ड इन द टेबल फॉर्मेट. Atlantic Ocean also contains the Atlantic Meridional Overturning Circulation. This is known as AMOC. AMOC. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation. वैसे तो हम इसको ओशंस वगैरह वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जहाँ पर हम ओशन करंट्स वगैरह को देखेंगे. बट अभी के लिए इतना याद रखना कि जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये इक्वेटर एरिया से एंटेलीज करंट है. ठीक है, ये वार्म वाटर है. कैसा वाटर है ये, वार्म वाटर है, बिकॉज इट इज लोकेटेड इन विच एरिया, इट इज लोकेटेड इन द इक्वेटोरियल एरिया. ये वार्म वाटर ऊपर वाले जो ये वाले एरियाज कोल्डर एरियाज है, ये वार्म वाटर उनके पास जाएगा और उन एरियाज को वार्म रखेगा. नहीं तो जो हमारे टेम्परेट वाले जो रीजन्स हैं नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप के, ठीक है, इन कोल्डर एरियाज को वार्म रखने का काम किसका है, इट इज द गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक जो करंट है, ये वार्म करंट से जो इन एरियाज को क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं. फाइन. तो अब ये वाटर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ मूव हो गया, वार्म वाटर. ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से तो वार्म वाटर ऊपर की तरफ मूव हो गया. ठीक है, सरफेस पे जा रहा है, और नीचे से जो इस एरिया से कोल्ड वाटर होगा, ठीक है, वो यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगा, सरफेस पे ऊपर की तरफ आएगा. फाइन. सो ऐसे करके ये पूरा का पूरा जो ओशन वाटर है, ये सरफेस पे, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा. ठीक है, और ये ऐसे करके ये सब मूव करता रहता है अटलांटिक ओशन में. ठीक है, इससे क्या होता है कि जो एनर्जी होती है, ठीक है, जो एनर्जी होती है या फिर हम बोल सकते हैं जो हीट होती है मेरे भाई, वो ट्रांसफर होती है. ठीक है, वो ट्रांसफर होती है कहाँ पर, टू दी हायर लैटिट्यूड्स, टू दी हायर लैटिट्यूड्स. रहेगा याद, बिल्कुल सिंपल सी बात है. तो ये जो पूरी की पूरी सर्कुलेशन है, ये जो पूरी की पूरी जो बेल्ट है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट डिफरेंट व्हाट, द ओशियन करंट्स, ये क्या करती है, सरफेस के वार्म वाटर को, सरफेस के वार्म वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है हायर लैटिट्यूड्स के एरिया में. ठीक है, वहां से वाटर मूव करता है टुवर्ड्स द इक्वेटर.
ठीक है, एंड वो अपवेल होता है, वो वाटर जो कोल्ड वाटर है वो सरफेस पे ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि सरफेस वाला तो आगे की तरफ मूव कर गया, ठीक है, दिस इज नोन एज अपवेलिंग, ठीक है। अपवेलिंग की वजह से जो नीचे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वे ऊपर सरफेस की तरफ आते हैं, तो और भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उस एरिया की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो ये हीट की जो कन्वेयर बेल्ट है, जो ये हीट की कन्वेयर बेल्ट है, दिस इन द एटलांटिक एरिया, दिस इज नोन एज द एटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, और शॉर्ट AMOC। समझ गए। अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, ठीक है, टाइम नहीं लेंगे, अपनी बहुत थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं, क्विकली उनको देखते चलो, अंडरस्टैंड करते चलो, अच्छा ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज द इंडियन ओशन, ठीक है, इट इज द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्राइम मेरिडियन, है ना, वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्राइम मेरिडियन, फाइन, रेफरेंस जो मेरिडियन है। अब ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, दिस इज द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, दिस होल एरिया, इसमें लोकेटेड है द इंडियन ओशन, ठीक है, एंड देर इज 90 डिग्री ईस्ट रिज विच इज पासिंग थ्रू इट, 90 degree east ridge. It means what it is trying to say that this is the earth, ठीक है, this is the 0 degree, अभी के लिए इसको 0 डिग्री लेकर चलो, ठीक है, एंड यहाँ पर कहीं आपको 90 डिग्री ईस्ट मिलेगी, दिस इज द मेरिडियन, ठीक है। और ओशन के अंदर देर इज दिस बिग माउंटेन चेन सिस्टम, कैन यू सी इन द इमेज एज वेल, ठीक है, उन चीज़ों को देख रहे हो साथ साथ, हाँ, अंडरस्टैंडिंग इमेजिनेशन बेटर हो जाएगी, चीज़ें लर्न जल्दी हो जाएंगी। तो ये पूरी की पूरी जो रिज है, इट इज़ समवेयर एट 90 डिग्री ईस्ट, इसलिए हम इस रिज को क्या बोलते हैं, माउंटेन सिस्टम को, अंडर वाटर को, 90 डिग्री ईस्ट रिज, गॉट इट। तो ये है इंडियन ओशन में लोकेटेड, लर्न करते रहो कि 90 डिग्री ईस्ट रिज कहाँ पर लोकेटेड है। इंडियन ओशन की बिगेस्ट मार्जिनल सी कौन सी है, जो अभी के लिए तो सी वर्ड को याद रखो, ये मार्जिनल जब हम सी वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है, सी वाला जब हम चैप्टर करेंगे, आई टेल यू व्हाट मार्जिनल सीज आर, फाइन। तो बिगेस्ट मार्जिनल सी कौन सी इंडियन ओशन में, इट इज द अरेबियन सी। अरेबियन सी के बाद लार्जेस्ट एरिया किसका है, इट इज द बोब विच इज द बे ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद आता है अंडमान सी, है ना, ऐसे यहाँ पर अंडमान, ऐसे आइलैंड्स इंडिया के यहाँ पर ऐसे लोकेटेड हैं, ठीक है, ऐसे अभी के लिए ऐसे ही मान के चलो, ठीक है, और इस एरिया में लोकेटेड है अंडमान सी, यहाँ पर ये पूरा का पूरा दिस इज द बे ऑफ बंगाल, फाइन। तो वहाँ पर अंडमान सी लोकेटेड है, ठीक है। देन वी हैव द लैकेडिव सी एज वेल, ठीक है, ड्रॉ ही कर देते हैं इस चीज़ को, ठीक है, ऐसे करा, ओके, दिस इज दी व्हाट, दिस इज दी इंडिया, श्रीलंका वगैरह ये सब एरिया है, ठीक है। अरेबियन सी, दिस इज द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर ऐसे क्या हैं, आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पर लोकेटेड है अंडमान सी इस एरिया में, ठीक है। लैकेडिव सी या फिर ऑल्सो नोन एज द लक्षद्वीप सी, लैकेडिव सी ऑल्सो नोन एज द लक्षद्वीप सी, लैकेडिव सी, वो ऐसे करके यहाँ लोकेटेड है, ठीक है, और यहीं पर लोकेटेड है कौन से, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है, ऐसे, दिस इज द एरिया ऑफ द लैकेडिव सी, फाइन। ये वाला एरिया किसका होगा, दिस इज द एरिया ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ द बे ऑफ बंगाल, फाइन। तो बिगेस्ट मार्जिनल सी ऑफ द इंडियन ओशन कौन सा है भाई, मैप वगैरह पे तुमको देखने पे बे ऑफ बंगाल भी लग सकता है, इट इज द अरेबियन सी, फाइन। इस इंडियन ओशन वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ से ऐसे इंदस रिवर आती है और वो अपना पूरा डिपॉजिट करती है, ठीक है, इस एरिया से ऐसे, ठीक है, दिस इज दी गंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आता है, ठीक है, दिस इज दी ब्रह्मपुत्र, तो उसका भी ऐसे पूरा का पूरा वो डिपॉजिट करती है, ओशन के अंदर डिपॉजिट होने लग रहा है ये, दिस इज बीइंग डिपॉजिटेड इन द ओशन। तो ऐसे करके दो बड़े बड़े फैन बन गए, जैसे चाइनीज फैन होते हैं ना वैसे, ठीक है, सो दीज आर लाइक द चाइनीज फैन, फाइन। तो ऐसे करके दीज आर द अलुवियल डिपॉजिट्स, दीज आर द अलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ द रिवर। तो सारा का सारा तो डेल्टा क्रिएट नहीं हो सकता ना, अलुवियल डिपॉजिट्स। तो लार्जेस्ट
सबमरीन फेंस, ठीक है। इन एरियाज को क्या बोलते हैं? सबमरीन फेंस, बिकॉज दे आर अंडर वाटर। कौन से हैं? द इंडस एंड द बंगाल फैन। इंडियन ओशन क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वाई इंडियन ओशन इज सो इंपॉर्टेंट? ठीक है, इंडियन ओशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्थ के ऊपर ना 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हमारे वर्ल्ड में वो रीजन्स हैं क्योंकि इन रीजन्स में ना एंडेमिक स्पीसीज मिलेंगी आपको, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स की क्या मिलेंगी? एंडेमिक स्पीसीज, जो आपको कहीं किसी और एरियाज में नहीं मिलेंगे। उनको क्या बोलते हैं हम? एंडेमिक स्पीसीज, जो कहीं और किसी एरिया में नहीं मिलती। अब क्योंकि इन एरियाज में ये एंडेमिक स्पीसीज हैं, ठीक है, तो ये हमारे प्लैनेट के सर्वाइवल के लिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंपॉर्टेंट है। हमारी अर्थ पर कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं? 36, ठीक है। उसमें से उस 36 में से 9 आर लोकेटेड ऑन द मार्जिन्स ऑफ द इंडियन ओशन। तो अगर इंडियन ओशन प्रॉपरली प्रोटेक्टेड और अच्छे से कंजर्व्ड रहेगा तभी ये 9 लोकेशंस मेंटेन रहेंगी आउट ऑफ द 36, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इंडियन ओशन इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट? डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? इट इज द सुंदा ट्रेंच, ऑल्सो नोन एज द जावा ट्रेंच। जावा किस कंट्री का आइलैंड है? ठीक है, उसका एक और आइलैंड है विच इज द सुमात्रा, है ना। इट इज ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। अभी आगे हम कंट्रीज वगैरह कॉन्टिनेंट्स देखेंगे तो विल बी एबल टू सी ऑल दीज कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो तब तक इसको याद रखो, दिस इज द डीपेस्ट पॉइंट। बाकी सबको याद है ना? अटलांटिक ओशन का याद है, प्यूर्टो ट्रेंच, ठीक है। पैसिफिक ओशन का याद है, इट इज चैलेंजर डीप विच इज पार्ट ऑफ द मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। तो ये वाला हमारा एक पार्ट हो गया। अब इस पॉइंट पे आ जाओ कि इंडियन ओशन का, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अगर इंडिया को हम यहीं इमेजिन करें, ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ वी हैव ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वी हैव ऑस्ट्रेलिया ऐसे करके, फाइन। अब इस ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये वाला जो ऐसे करके पूरा का पूरा जो लैंड एरिया अंदर की तरफ गया हुआ है, ठीक है, इसको तो हम यही बोलेंगे ना कि लैंड एरिया बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ गया हुआ है। तो ये वाला जो वाटर बॉडी होगी, ठीक है, दिस टाइप ऑफ वाटर बॉडी इज नोन एज अ बाइट, इसको बोलते हैं बाइट, ठीक है। समझ में आया ये वाला वर्ड जो मैंने अभी बोला कि जब ऐसे लैंड मास के बिल्कुल ऐसे जो बे नहीं बन जाता, जैसे इंडिया वाला एरिया है, ठीक है, ऐसे करके इंडिया वाला एरिया है, वो पूरा ऐसे अंदर की तरफ, ऐसा नहीं लगता कि वो अंदर की तरफ है पूरा का पूरा, लाइक दिस, ठीक है। तो जैसे बे वाला एरिया होता है ना, वैसे ही बाइट होता है, ठीक है। अब इस वाले पर्टिकुलर वाटर बॉडी को हम बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है। समझ में आ गया ये वर्ड कहाँ से लिखा हुआ है? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन अब वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट जो ओशियंस होते हैं, जो अलग अलग सीज होती हैं, उनको प्रॉपरली सर्वे करके मेंटेन करके रखते हैं। उनके अकॉर्डिंग द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट इज पार्ट ऑफ व्हाट? द इंडियन ओशियन, ठीक है। वैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह वो क्या सोचते हैं? दैट ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट इज पार्ट ऑफ द सदर्न ओशन। नीचे कौन सा ओशन है? बताया था स्टार्टिंग में, इट इज द सदर्न ओशन और द एंटार्क्टिक ओशन। समझ में आ गया? बस ये थोड़ा सा रेफरेंस देना था कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इज पार्ट ऑफ द व्हाट? द इंडियन ओशन। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? अभी तक तो हम सीक्वेंस में चल रहे थे, है ना। वी हैव सीन द पैसिफिक ओशन, द लार्जेस्ट वन, वी हैव सीन अटलांटिक, वी हैव सीन इंडियन ओशन, ठीक है। अब एंटार्क्टिक को भी देखेंगे अभी, बट उससे पहले वी कैन सी द आर्कटिक एज वेल, ठीक है। दिस इज द आर्कटिक ओशन। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट, नंबर 1, सबसे पहली बात ये क्या है? स्मॉलेस्ट है। दूसरा शैलोएस्ट ओशन है एंड इट इज द कोल्डेस्ट वन एज वेल, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, ठीक है, जो अर्थ का, ठीक है, दिस इज द अर्थ, और मैं पोल एरिया से शो कर रहा हूँ, दिस इज द नॉर्थ पोल, ठीक है। यहाँ पर 60 डिग्री लैटिट्यूड का ऐसे सर्कल है, दिस इज द पैरेलल ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो 60 डिग्री नॉर्थ वाले लैटिट्यूड से नॉर्थ पोल वाला एरिया, ये पूरा का पूरा, दिस इज पार्ट ऑफ द आर्कटिक ओशन, ठीक है। दिस एरिया हैज द लोएस्ट
एवरेज सैलिनिटी। सैलिनिटी कैसी है, मतलब हाउ मच सोल्ट इज डिजोल्व। सैलिनिटी कैसी है, वो सैलिनिटी बिल्कुल लोएस्ट है बाकी ओशंस के कंपैरिजन में। भाई ऐसा कैसे है कि जो आर्कटिक ओशन है, ठीक है, उसका जो वाटर वगैरह का एरिया है उसकी सैलिनिटी कम क्यों है? बिकॉज ऑफ, सबसे पहले, लो इवेपोरेशन। फाइन, क्योंकि सनलाइट वगैरह तो क्या है, कम है, कोल्डर एरिया है, ठीक है, कोल्डर एरिया है तो ज्यादा इवेपोरेशन नहीं होती। इवेपोरेशन अगर होगी तो नीचे क्या बचेगा, सोल्ट बचेगा, तो सैलिनिटी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि इवेपोरेशन लो है तो वाटर बाहर नहीं जा रहा है, तो लो इवेपोरेशन की वजह से व्हाट, लोएस्ट एवरेज सैलिनिटी। सेकंड, हैवी फ्रेश वाटर इनफ्लो, ठीक है, नंबर ऑफ रिवर्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, उनका जो आउटफ्लो है उन रिवर्स का वो कहाँ है, इट इज टुवर्ड्स द आर्कटिक ओशन। तो जो फ्रेश वाटर रिवर्स से आ रहा है उसकी वजह से भी इसकी सैलिनिटी कम रहती है। एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट विच इज द लिमिटेड कनेक्शन एंड आउटफ्लो। क्योंकि ये आर्कटिक ओशन थोड़ा सा क्या है, इट इज मोर आइसोलेटेड एंड लिमिटेड, ये ज्यादा बाकी ओशन से कनेक्टेड नहीं है। इन कंपेरेटिवली हम बात कर रहे हैं तो कम कनेक्शन है, लिमिटेड कनेक्शन है, तो आउटफ्लो भी लिमिटेड ही होगा। इनफ्लो किसका है, फ्रेश वाटर का। इवेपोरेशन क्या है, लो इवेपोरेशन है। समझ में तो आ रहा है ना? अगर इफ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइक इवेपोरेशन, तो फिर हमें क्लास 5th में ईवीएस टाइप पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, दिस इज द थर्ड वन। इन 3 रीजंस की वजह से, बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस, द आर्कटिक ओशन इज हैविंग द लोएस्ट एवरेज सैलिनिटी। समझ में आ गया? ओके, अब इस एरिया में बिकॉज इट इज, कैसी कंडीशंस हैं, कोल्ड कंडीशंस हैं। भाई कंडीशंस कैसी हैं, कोल्ड कंडीशंस हैं। समझ में आ गया? कोल्ड कंडीशन है तो इससे क्या होगा, कोल्ड कंडीशन है तो इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा आइस फॉर्मेशन हुई। अब वो आइस बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो आइस क्या हुई है, मेल्ट हुई है, ठीक है। इन कंपैरिजन टू द 1979-2000 एवरेज सी आइस का जो एक्सटेंट था, ठीक है, सी के ऊपर जो पूरी की पूरी आइस की जो शीट्स है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस टाइम पीरियड ये क्या हुआ है, दिस हैज रिड्यूस्ड, ठीक है, एंड इट हैज रिड्यूस्ड समवेयर अराउंड 49% अप्रोक्स। ये जो आइस है, सी आइस, ये क्या हुई है, डिमिनिश हुई है, कम हुई है। समझ में आ गया? ओके, अब इन पॉइंटर्स को अब तुम इससे या तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन सोल्व करो, वेरी गुड, तुम इनको जाके एसए में भी यूज करते हो एज अ पॉइंटर्स, अगेन गुड, जीएस के आंसर्स में यूज कर सकते हो, अगेन गुड, ठीक है। बट ये सब गुड भाई कब होगा, ये गुड जब होगा जब थोड़ा सा यहाँ फोकस मेंटेन रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डीपेस्ट पॉइंट विच इज द मोलो डीप। इट इज लोकेटेड इन द फ्रैम स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट तुम्हें पता ही है, वैसे भी नेक्स्ट इन क्लासेस में हम इन चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। फिर भी अभी भी देख लो, ये एक वाटर बॉडी है, दिस इज अ वाटर बॉडी, दिस इज अ सेकेंड वाटर बॉडी। एक जो नैरो वाटर बॉडी इन 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ, ये लैंड वाला एरिया है, ये यहाँ पर लैंड वाला एरिया, दिस इज द लैंड एरिया। ये वाटर बॉडी नंबर 1 है एंड दिस इज वाटर बॉडी नंबर 2। इन एरियाज को जो ये कनेक्ट कर रही है, दिस शेडेड पार्ट, दिस इज नोन एज अ स्ट्रेट। तो स्ट्रेट का काम क्या हो गया, 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करना, ठीक है। जो आर्कटिक ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है, मोलर डीप, इट इज लोकेटेड इन द फ्रैम स्ट्रेट, ठीक है। लुक एट द इमेज ओवर हियर, ठीक है, इस इमेज को यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, दिस इज द ग्रीनलैंड, इट इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ डेनमार्क। किसकी जुरिस्डिक्शन में, डेनमार्क की जुरिस्डिक्शन में। बीच में आइसलैंड है, ये यहाँ पर नीचे की तरफ, दिस इज द एटलांटिक ओशन। कौन सा ओशन है भाई, दिस इज द एटलांटिक ओशन। क्लियर? ओके फाइन। यहाँ पर नॉर्वे वगैरह कंट्रीज वगैरह हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, इसलिए इसको नॉर्वेजियन सी भी बोलते हैं इस एरिया को, ठीक है।
ग्रीनलैंड के पास ये ग्रीनलैंड सी लोकेटेड है, ठीक है, गॉट इट। ग्रीनलैंड सी को, ठीक है, और पूरे के पूरे अटलांटिक ओशन को, ये दो वाटर बॉडीज को कौन स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है? इट इज द डेनमार्क स्ट्रेट, इट इज द डेनमार्क स्ट्रेट। समझ आ गया? ओके। अब यहां पर लोकेटेड है स्वालबार्ड का आर्किपेलागो। दीज आर दिस वेरी स्मॉल स्मॉल ऐसे करके आइलैंड्स हैं, ठीक है। दिस एरिया इज नोन एज, मैं यहाँ ये लिखा भी हुआ है, स्वालबार्ड, ठीक है। स्वालबार्ड किसके अंडर में आता है? स्वालबार्ड इज दी किसके आर्किपेलागो, किसके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है? दीज आर ऑफ दी नॉर्वे कंट्री, ठीक है। किस कंट्री के आइलैंड्स हैं स्वालबार्ड? ठीक है, इट इज ऑफ नॉर्वे। तो ग्रीनलैंड और स्वालबार्ड के बीच में, ठीक है, आर्कटिक ओशन वाला एरिया है, वेंडल सी वाला एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे ग्रीनलैंड, इनको कनेक्ट करता है फ्रेम स्ट्रेट। दीज आर कनेक्टेड बाय द फ्रेम स्ट्रेट। समझ में आ गया कि फ्रेम स्ट्रेट कहाँ पर लोकेटेड है, लर्न भी हो जाएगा। सबसे ऊपर क्या है? दिस इज द कंप्लीट आर्कटिक ओशन, यहाँ पर वेंडल सी है, दिस इज द फ्रेम स्ट्रेट एंड दिस इज द ग्रीनलैंड सी। फ्रेम स्ट्रेट के साइड में दो लैंड बॉडीज, ये और ये कौन है? ग्रीनलैंड एंड द स्वालबार्ड विच इज पार्ट ऑफ द नॉर्वे, ठीक है। सो मोलो डीप इज नियर, यहाँ पर लोकेटेड है फ्रेम स्ट्रेट, इट इज बिटवीन द ग्रीनलैंड एंड स्वालबार्ड। दिस इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन की जो लार्जेस्ट सी है वो कौन सी है? इट इज द बेरेंट्स सी, दिस इज द बेरेंट्स सी, ठीक है। ये नॉर्वे फिनलैंड के ऊपर वाली तरफ जो सी है, दिस इज द बेरेंट्स सी। इसको सी वगैरह गल्फ वाले जो लेक्चर्स हैं हम उनमें इसको स्टडी करेंगे बिल्कुल डीप में आराम से। ओके, स्टार्टिंग में देख लिया था कि जो आर्कटिक ओशन है कोल्ड कंडीशंस है। कैसी कंडीशंस है भाई? कोल्ड कंडीशंस है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस है। अब यहाँ पर क्या हुआ था ना कि वाटर वगैरह था पहले, ठीक है, वाटर वगैरह था। अब उस वाटर में मीथेन वगैरह की जो गैस है, ठीक है, मीथेन वगैरह की गैस जब ये आइस बन गई और अंडर प्रेशर आ गया, ठीक है, तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया अपनी जगह पर सब, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी आइस है या जो कोल्ड कंडीशंस हैं, ठीक है, जिनकी वजह से उस एरिया में जो मीथेन डिपॉजिट्स हैं दे वर स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ द सी आइस एंड द कोल्ड कंडीशंस। अब क्या होने लग रहा है? ये सी आइस भी मेल्ट हो रही है, वी हैव सीन 49% मेल्ट भी हो चुकी है, ठीक है। जो कोल्ड कंडीशंस हैं वो भी दे आर कमिंग डाउन बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इस एरिया में जो मीथेन डिपॉजिट्स हैं वो मीथेन डिपॉजिट्स क्या होने लग रहे हैं? डीस्टेबलाइज होने लग रहे हैं, ठीक है। तो डीस्टेबलाइज, अब मीथेन उस वाटर के साथ जो वहां पर वो अटैच्ड है वो डीप आइस में फिक्स्ड है। मीथेन वहां पर डीप आइस में क्या है? फिक्स्ड है, फाइन। अब जब वो सी आइस और कोल्ड कंडीशंस खत्म हो जाएंगी, ये मीथेन गैस एस्केप करेगी और कहां पर आ जाएगी? हमारे एटमॉस्फेयर में। तो डर किस बात का है? डर इस बात का है कि अगर हम 20 ईयर्स की बात करें, 20 ईयर्स के पीरियड की अगर बात करें, ठीक है, CO2 एक ग्लोबल वार्मिंग करती है, ठीक है, हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकती है। कैसे? बाय कैप्चरिंग दी हीट को कैप्चर करके, ठीक है। जो अर्थ के अंदर से ऐसे रेडिएशंस ऐसे निकलती है ना, ठीक है, CO2 उसको कैप्चर कर लेती है, ठीक है। और CO2 से 80 टाइम्स, क्या लिखा मैंने? 80 टाइम्स मोर पावरफुल कौन सी है? इट इज दी CH4 विच इज मीथेन। तो अगर इन मीथेन डिपॉजिट से क्या है ये? दीज आर दी मीथेन, दीज आर दी मीथेन हाइड्रेट्स, ठीक है। मीथेन और हाइड्रेट्स वर्ड तुम्हें पता है वाई वी आर यूजिंग। दीज मीथेन हाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज द फायर आइस। क्यों बोलते इसको फायर आइस? बिकॉज मीथेन गैस कहाँ पर ट्रैप्ड है? अंदर सेडिमेंट्स आइस के अंदर ट्रैप्ड है, ठीक है। तुम्हें ये भी पता है कि मीथेन जो है एक नेचुरल गैस का सोर्स है, ठीक है, उसका मेन कंपोनेंट है मीथेन, नेचुरल गैस वगैरह का। नाउ ये अनटैप्ड पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज अनटैप्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब वो जब आइस डिस्टेबलाइज होगी, कोल्ड कंडीशन डिस्टेबलाइज होंगे, तो ये मीथेन हाइड्रेट्स भी होंगे,
ठीक है, एक तो है कि हम इनका यूज कर लें, सेकंड बट प्रॉब्लम ये है कि इफ मीथेन गेट्स टू द एटमॉस्फेयर, वो 80 टाइम ज़्यादा हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या कर देगी, वार्म कर देगी। ठीक है, इट इज़ मोर पावरफुल देन CO2 व्हेन सीन फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ 20 ईयर्स। साथ में हम यहाँ पे मीथेन को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उससे इतना भी याद रखना कि जो मीथेन जो है, ये तो बता दिया मैंने कि इट इज़ 80 टाइम्स मोर पावरफुल देन CO2 इन कैप्चरिंग द हीट। ठीक है, लेकिन इस मीथेन का ना जो लाइफ टाइम होता है वो कम होता है, समवेयर अराउंड 12 ईयर्स। बाकी जो गैसेस हैं CO2 लाइक की, वो ज़्यादा टाइम लेती हैं, दे टेक मोर अमाउंट ऑफ टाइम टू गेट डिसइंटीग्रेटेड एंड एवरीथिंग टू बी रिमूव्ड। मीथेन का लाइफ टाइम कितना है, 12 ईयर्स का, लेकिन हाईली पोटेंट है, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत जल्दी वार्म कर सकती है। फाइन, तो ये वाला पॉइंट अब मैंने कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे करके छोटे छोटे पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे, ठीक है, जिसमें ज़्यादा इतना स्ट्रेस भी नहीं लेना है। ठीक है, थोड़े थोड़े उन पॉइंट्स को ऐड ऑन करते जाओ। ठीक है, एंड जैसे जैसे उनको ऐड ऑन करोगे यू विल कीप ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, राइट। अब लास्ट वाले ओशन पे आ जाते हैं, विच इज द सदर्न ओशन, ऑल्सो नोन एज द एंटार्क्टिक ओशन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द एंटार्क्टिक ओशन। दिस इज द सदर्न मोस्ट वाटर्स। ठीक है, 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूड है, ठीक है, उसके बाद वाला जो एरिया है, ठीक है, एंड इट इज एनसर्कलिंग विच कॉन्टिनेंट, एनसर्कलिंग द एंटार्क्टिका, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द एंटार्क्टिक ओशन। तो दिस इज एंटार्क्टिका, हेलो, दिस इज एंटार्क्टिका, ऐसे करके ये पूरा का पूरा एंटार्क्टिका बन गया भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ऐसे इमेजिन करना कि हम ना स्ट्रेट मैप को देखते हैं। ठीक है, दिस इज द टेल ऑफ द साउथ अमेरिका, दिस इज द टेल ऑफ द साउथ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना, इस साइड अर्जेंटीना है, दिस इज चिली। फाइन, तो ये वाला एरिया है, दिस इज द सदर्न ओशन। अब इसके आसपास ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट जो ओशन है, ठीक है, इस लैंड को रिमूव कर दो, जो बचा हुआ जो पूरा का पूरा पार्ट है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, द सदर्न ओशन। ठीक है, जनरली बियॉन्ड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बाद वाला एरिया। इट इज लार्जर देन द आर्कटिक ओशन, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। ठीक है, जैसे हमने एमोक देखा था, AMOC देखा था एटलांटिक में जो सर्कुलेशन है, बिल्कुल उसी लाइंस पर क्या है, इट इज द सदर्न ओशन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। सेम थीम है, सेम प्रोसेस है, वाटर मूव करेगा, कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आएगा एंड हीट वगैरह वो सब ऐसे पूरे अर्थ के ऊपर चीज़ें, कोल्ड वाटर अपवेल होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम वाली चीज़ है, बस याद रखना। अब दूसरी चीज़, कोल्ड एरिया है, साउथ पोल है, दिस पॉइंट इज द साउथ पोल। ठीक है, विच इज 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल यहाँ पर लोकेटेड है। तो कोल्ड एरिया होने की वजह से आइस शेल्फ्स भी होंगे। ठीक है, देयर विल बी आइस शेल्फ्स, इट मीन्स वाटर ऐसे है, दिस इज द वाटर, और उसके ऊपर ऐसे करके ये है, दिस इज द आइस शेल्फ। ठीक है, ये पूरा का पूरा दिस इज द आइस शेल्फ। नाउ एंटार्क्टिका वाले रीजन में कुछ मेजर आइस शेल्फ्स के नेम्स एवर स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है द वेडल सी। ठीक है, वेडल सी वाला जो एरिया है, दिस इज द वेडल सी। ठीक है, दिस इज द वेडल सी वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर लोकेटेड है रोन आइस शेल्फ, इसका नाम क्या है, ये ब्लू कलर में ऐसे शोन है। ठीक है, दिस इज द रोन आइस शेल्फ, दिस इज द रोन आइस शेल्फ। फाइन, यहाँ पर रोस सी है, कौन सी सी है, रोस सी। ठीक है, रोस सी के पास बिल्कुल सिंपल सा है, दिस इज द रोस आइस शेल्फ। वेडल के पास कौन सा आइस शेल्फ है, इट इज द रोन आइस शेल्फ। ठीक है, एंड यहाँ पर कोऑपरेशन सी वगैरह के इस एरिया में है एमरी आइस शेल्फ, इट इज द एमरी आइस शेल्फ। इन सभी में से जो लार्जेस्ट है दैट इज द रोस आइस शेल्फ। ठीक है, एमरी सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, एंड रोन आइस शेल्फ मिड में है दोनों के। ठीक है,
तो यू कैन रिमेंबर दीज 3 नेम्स। जल्दी जल्दी बेटर करो अपने आप को, एज वी हैव टेकन अप अ चैलेंज सो दैट यू कैन जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं तो यू आर लर्निंग दम साइड बाय साइड। सो वेडल सी पर है रोन आइस शेल्फ, रोज सी पर है रोस आइस शेल्फ एंड एमरी आइस शेल्फ। ठीक है, लार्जेस्ट कौन सा है? इट इज़ दी रोस आइस शेल्फ। स्मॉलेस्ट कौन सा इन तीनों में से? एमरी आइस शेल्फ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखो, ये टेल किसकी बताई थी? साउथ अमेरिका की। दिस इज द टेल ऑफ साउथ अमेरिका। ये अटलांटिक ओशन है एंड साउथ अमेरिका के इस एरिया में पैसिफिक ओशन है। दिस इज द पैसिफिक ओशन, दिस इज द अटलांटिक ओशन। नीचे की तरफ दिस इज द सदर्न ओशन। ठीक है, ये एंटार्क्टिका का ये पार्ट है ना, दिस इज पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका। ये अब एक पैसेज बनता है यहाँ से, ये पैसेज बनता है जो किस किस को कनेक्ट कर रहा है? अटलांटिक ओशन को एंड द पैसिफिक ओशन को। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो, ये बेसिकली ऐसे लोकेटेड है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, फाइन। और जब हम इसको स्टडी करते हैं तो ये ऐसे से कुछ ऐसे शो होता है, फाइन, ये ऐसे शो होगा हमारे मैप में। दिस इज द पैसिफिक ओशन, दिस इज द अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये वाले पैसेज की मैं बात कर रहा हूँ। दिस पैसेज इज नोन एज द ड्रेक पैसेज, दिस पैसेज इज नोन एज द ड्रेक पैसेज। ठीक है, यहाँ पर लोकेटेड है केप हॉर्न विच इज लोकेटेड इन चिली। ठीक है, इस वाले एरिया में लोकेटेड है साउथ शेटलैंड आइलैंड्स विच आर पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका। ठीक है, तो जो ड्रेक पैसेज है, ठीक है, सबसे पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन सुनो। ठीक है, ड्रेक पैसेज किसको डिवाइड करता है? इट इज डिवाइडिंग द साउथ अमेरिका एंड द एंटार्क्टिका। स्पेसिफिकली पूछो तो केप हॉर्न ऑफ चिली एंड साउथ शेटलैंड आइलैंड्स ऑफ एंटार्क्टिका। ज़्यादा डीप में भी लर्न ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिखा है। नॉर्मल चीज़ें मैं साथ साथ बताने लग रहा हूँ, बिकॉज सुनो, देर इज़ नो पॉइंट ऑफ फालतू की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। सही बात है, फालतू की जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसको तुम अपने अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, यू कैन कंसिडर इट एज ट्रैश इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो एग्ज़ाम में यूज़ नहीं आएंगी तो अलग से उनको ऐसे इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, है ना। बिल्कुल अपने प्रिसाइज एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहना है, लेकिन इतना भी लाइट नहीं होना है कि हम एडवांस पोर्शन को छोड़ दें। ठीक है, तो जहाँ पर रिक्वायर्ड है आई टेल यू कि ओके रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली। जहाँ पर नहीं है तो थोड़ा बहुत आई कैन आस्क यू कि ठीक है, इसको थोड़ा सा लाइटली ही ले लेना। ठीक है, हाँ, ये ड्रेक पैसेज जैसी चीज़ों को डू कंसिडर। इट कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशन विद द अटलांटिक ओशन। फाइन, समझ में आ गया? इसके दोनों पॉइंट्स इफ यू कैन रिमेंबर, कीप देम इन माइंड। व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट? इट इज द साउथ सैंडविच ट्रेंच। ठीक है, कीप योर फोकस ऑन द इमेजेस एज वेल। साउथ सैंडविच ट्रेंच, ट्रेंच वाले ही एरियाज मिलेंगे हमेशा डीपेस्ट पॉइंट। ठीक है, अब जितने भी ओशंस हैं, जितने भी अब ओशंस हम ऐसे डिस्कस करते हुए आ रहे थे, ठीक है, उन ओशंस के डीपेस्ट पॉइंट्स हैं। ट्राई टू रिमेंबर ऑल द डीपेस्ट पॉइंट्स। ठीक है, उन डीपेस्ट पॉइंट्स को याद रखो। अब एंटार्क्टिका का लास्ट पॉइंट विच इज कि इस एरिया में है वेडल सी। कौन सी सी है? वेडल सी। वेडल सी इज द लार्जेस्ट। जैसे अरेबियन सी वॉज द लार्जेस्ट फॉर व्हाट? द इंडियन ओशन, वैसे ही वेडल सी है। समझ में आ गई बात? ओके, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हेन यू आर रिवाइजिंग दीज नोट्स, एक कोशिश करना कि इनको ऐसे सीक्वेंस में क्लॉकवाइज में लर्न करने की। वेडल सी को लर्न रख सकते हो, लेजरेव सी को याद रख सकते हो, लेजरेव। ठीक है, कॉपरेशन सी को, डेविस, सोमोव सी, रोस, अमंडसेन सी। ठीक है, इन सब को तुम लर्न रख सकते हो। इसी से ही अगर वो ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, यू विल बी एबल टू आंसर इट वेल, बिकॉज यू हैव टू चूज फ्रॉम दी ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस में से तुम्हें चूज करना है, तो इफ यू हैव सम नॉलेज अबाउट इट ना, यू विल बी एबल टू एलिमिनेट थिंग्स प्रॉपरली एंड ट्राई टू डू द पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने सभी ऑप्शंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं वो हमने देख लिए। ओशन की हमने प्रॉपर क्लासिफिकेशन अच्छे से देख ली। ठीक है,
अब हम आगे इनके जो नेक्स्ट वाले जो पार्ट्स हैं, विच इज़ दी कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, द बॉर्डर्स एंड द रीजन्स, ठीक है। प्योरली फैक्चुअल एरिया, ठीक है, प्योरली फैक्चुअल एरिया। अभी ओशंस वाला भी फैक्चुअल ही था, अब ये जो बचे हुए जो वाला पार्ट है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो द फैक्चुअल एरिया। तो यू विल हैव टू लर्न देम ईच एंड एवरीथिंग, यू विल हैव टू लर्न देम एंड ट्राई टू कीप देम इन योर मेमोरी।